क्या जी कभी इन लोगों ने पार्टी के फोरम पे हमारे जी पास केवल अगला कि अरुण जी जदयू के अघोषित उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। कि आने वाले चुनाव में लोहार एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हम पत्रकारों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का चिंतन बौना होने वाला है। ले सहारा जाति आरक्षण का नेता जाल बिछाने वाला है। भोले भाले लोहारों को फिर फंसाने वाला है। सुना है चुनाव आने वाला है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव का पॉडकास्ट लोहार आजकल, और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। और लोहार आजकल की इस चर्चा में आज हमारे साथ हैं फायर ब्रांड पर्सनालिटी, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण शर्मा और दरभंगा से सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार विश्वकर्मा। आपका हमारे पॉडकास्ट लोहार आजकल में स्वागत है। जी नमस्कार। बिल्कुल, मैं अपने लोहार समाज के जुड़े हुए सभी मित्रों का, बड़े भाइयों का और अपने छोटे गुरुओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म आपने बनाया है जहां अपनी बात सब लोग खुलकर रख सकते हैं और समाज तक इसकी पूरी जानकारी अब पहुंच रही है। अभी तक की स्थिति यह थी कि कुछ लोग अपनी मर्जी से अपने चार शब्द कहा करते थे और लोगों को केवल वही जानकारी मिलती थी। इस कारण से समाज भ्रमित हो जाया करता था। अब आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छे ढंग से जानकारियां मिल रही हैं। इसके लिए विलेज लाइन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने चैनल पे बुलाया। जी, तो सबसे पहले जो एक औपचारिकता है उसे पूरी कर लूं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कैसे हैं आप दोनों। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल, पहली बार हमारे चैनल में संतोष जी आ रहे हैं। संतोष जी, आपसे सवाल है, क्या आप पटना जा रहे हैं? जी, पटना हम लोग नहीं जा रहे हैं जी, क्योंकि वहाँ से कोई विधिवत निमंत्रण की बात नहीं हुई है जी, और इस रैली के संबंध में भी हम लोग से कोई भी मशवरा नहीं किया गया। जी, हाँ, हम लोग से यदि मशवरा किया जाता तो हम लोग जाते उसमें। जी। उनका दावा है, अभी 13 तारीख को IMA हॉल में उनकी बैठक हुई थी। तो एक स्ट्रेटेजिक बैठक थी ये, और उसमें दावा किया गया कि हमने 38 जिले से लगभग वहां के जिलाध्यक्ष या प्रतिनिधि वहां पहुंचे हैं और सबों को खबर की गई है, उन्हें निमंत्रण दिया गया है। लेकिन आपका कहना है, आप दरभंगा से हैं, लेकिन आपने कहा कि आपको ऐसी कोई सूचना नहीं है, किसी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया है। इसकी विधिवत सूचना दी जानी चाहिए थी। जैसे कि संघर्ष मोर्चा के जो संयोजक हैं जी, उनके माध्यम से खबर आनी चाहिए थी। उनके माध्यम से कोई खबर हम लोग को नहीं आया। हाँ जी, जी, उनके जी, माध्यम से हम लोग को कोई खबर नहीं आया। जी, और जैसा कि मैंने कहा कि सब लोगों को बैठ के पहले इस पे बात करनी चाहिए थी कि किस तरह से कार्यक्रम का रूपरेखा होगा। जी, तो इसके लिए ना हमें बुलाया गया, ना इस पे कोई चर्चा हुई। जी, जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक 38 जिले हैं तो 38 जिलाध्यक्ष होंगे और कुछ एक जाने माने चेहरे होंगे, यानी कुल जमा 50 लोगों को आपको बुलाना था। 50 लोगों के लिए आप बकायदा उन्हें विधिवत रूप से बुलाते, उन्हें निमंत्रण देते, आप एक निमंत्रण पत्र उन्हें सौंपते। और बेहतर है कि मतलब ऐसा नहीं था कि लोग आते नहीं, अगर तरीके से एक प्रोटोकॉल के तहत उन्हें बुलाया जाता। लेकिन ऐसा दिखता है कि लोगों को निमंत्रण करने, एक सहमति बनाने और रैली को सफल बनाने के लिए
एक एक प्रोटोकॉल के तहत एक सही तरीके से कार्यों को अंजाम नहीं दिया गया, जो कि आईएमए 13 फरवरी को आईएमए हॉल में इसकी बैठक हुई थी। बेहतर होता कि सभी नुमाइंदे वहां पर पहुंचते। जी अरुण जी। जी सर। मैं जानना चाहता हूं कि अभी संतोष जी की आपने व्यथा सुनी और ऐसे खबर आ रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फोन भी करते हैं, उनसे बातचीत होती है तो उनकी भी यही व्यथा है कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया, एक अनौपचारिक तरीके से कहा गया। ये कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि एक आप मोर्चा चला रहे हैं, आप प्रदेश भर के लोहारों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और 24 तारीख को जो लोहार अधिकार रैली की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो ये सब किया जाना चाहिए था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोहार जिंदाबाद है या फिर लोहार संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद है? देखिए, मैं कोई नेता हूं नहीं। मैंने अपने आपके बारे में कई बार आपके कार्यक्रम में मैंने बताया है कि मैं एक शुभचिंतक हूं जी। एक मैं लोहार का अच्छा हो, उसके लिए जो मुझे समझ में आता है मैं उन बातों पर विचार और चर्चा करता हूं और उसको लोगों के सामने मैं रखता हूं। क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं, इसलिए इस कार्यक्रम से मेरा लगाव होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए मेरा जहां तक कहना है, मानना है कि यह प्योर राजनीतिक कार्यक्रम है जी। इसमें आपका समाज सेवा का कोई फूट नहीं है। चलिए यहाँ पे इस बिंदु पे मैं फिर पहुंचूंगा और आपसे पूछूंगा भी, लेकिन सबसे पहले इनकी तैयारियों का जो एक कुछ मजमून आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि देखिए, इसकी जब घोषणा हुई आधिकारिक रूप से कि मिलर हाई स्कूल मैदान में 24 तारीख को एक रैली प्रस्तावित है, तो इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर तमाम अलग अलग मंच संगठनों ने इसका समर्थन किया और उन्होंने अपने पोस्टर, बैनर, हैंडबिल जारी कर दिए। और ऐसा ही एक पोस्टर मुझे दिखा जो कि लोकस के द्वारा जारी किया गया था और उसमें लिखा था कि बड़ी खुशी की बात है कि लोहार समाज को अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार नहीं देने और सरकार द्वारा लोहार को कमार की उपजाति किए जाने के विरोध में रैली होने जा रही है। बहुत खुशी की बात है। मैं फिर से दोहराता हूं, तो मैं पूछना भी चाहता हूं कि इसमें बड़ी खुशी की क्या बात है कि लंबे अरसे बाद भी लोहार समाज को अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक अधिकार से वंचित रखे जाने और सरकार द्वारा लोहार को कमार की उपजाति किए जाने के विरोध में रैली होने जा रही है। मैं जितने भी लोग शामिल हैं जी, इसमें से किसी का भी कोई राजनैतिक स्तर नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ जी, इसमें से किसी भी व्यक्ति का कोई राजनैतिक स्तर नहीं है। किसी पार्टी के किसी एक छोटे से पद को ग्रहण कर लेने मात्र से कोई राजनेता नहीं हो जाता। और ये लोग संवाद यात्रा किए और कभी काला झंडा दिखाया, कभी कुछ किया, लेकिन आज तक इनमें से किसी की यह हिम्मत नहीं है कि सरकार तक सही माध्यम से बातों को पहुंचाया जा सके। इनमें से किसी के पास क्षमता ही नहीं है कि सरकार तक ये लोग, या वो चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये लोग केवल थाली पीटने वाले लोग हैं और केवल बस यही काम अब तक ये लोग करते रहे हैं। आज तक कोई एक भी सही ढंग का नहीं, एक केस भी करके वहां भी लोगों को खाली चंदा वसूली का कहानी बना करके इसको फंसा के रखा हुआ है। इन लोगों का पता ही नहीं चलता है कौन अध्यक्ष है, कौन सचिव है, कौन कोषाध्यक्ष है। पैसा कोई मांगता है, केस कोई और लड़ता है, जिसके नाम से केस है वो केस में कहीं नजर नहीं आता है। तो इन लोगों ने केवल समाज को मूर्ख बनाने का काम किया है। और यह भी इस कार्यक्रम के मंच पर का जो भाषण होगा ना, जी, मैं वहां पे भी आऊंगा। जी, मैं वहां पर भी आऊंगा। आप लोग उस भाषणों को रिकॉर्ड कर लीजिएगा
जी और जी अब तक ये लोग जो बोलते रहे हैं उससे मिलान कर लीजिएगा। जी जी इनके पास कोई नया शब्द नहीं होगा। नहीं मिलेगा। जी जी यह मैं ये जो राजनीतिक है, ये जी लोग इस प्रत्याशा में हैं, जी यह लोग एक रैली करेंगे और जी विभिन्न जो बड़ी पार्टियां हैं हमारे बिहार में, जी वह चाहे जदयू हो या बीजेपी हो या राजद हो या कांग्रेस हो या वामपंथी हो, इनके सभी स्टेज पर बैठने वाले को उठा के ले जा करके इन लोगों को एक एक टिकट पकड़ा करके इन जी लोगों को जितवा करके सदन में विधानसभा में बैठा देगा, ऐसा इन लोगों को लग रहा है। जी मैं ये कह रहा था कि चेहरा नहीं जी है जी ऐसा जिसको कि 5-10 हजार वोट आ जाएगा। जी 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 तो मैं यही कह रहा था कि मतलब एक लंबे अरसे बाद भी अगर हमें ये अधिकारों से वंचित रखा गया है, एसटी आरक्षण का, और एक धड़ा ये भी बोलता है, इसकी भी संख्या बहुत है कि वो कहते हैं कि भाई कमार की उपजाति कर दी गई है। अब इसके विरोध में रैली हो रही है तो इसमें खुशी की बात तो नहीं होनी चाहिए, इसमें तो आक्रोश होना चाहिए था और समाज में एकजुटता दिखानी चाहिए थी। और इसके लिए खुले मन से, सही नीयत से अलग अलग विचारधारा के लोगों को भी आमंत्रित करके एक सहमति बनाई जानी चाहिए थी, एक समन्वय बनाया जाना चाहिए था। संतोष जी, आपसे जी सर, कि पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में प्रस्तावित रैली में लोहारों से लाखों लाख की संख्या में उपस्थित होने का आह्वान किया जा रहा है। ये उनके बैनर और हैंडबिल से पता लग रहा है जो सोशल मीडिया पे तैर रहा है, और उनके बयानों में भी आप ये सारी बातें सुन सकते हैं कि लाखों लाख की संख्या में। ऐसे में हमारे नेताओं को रैली में लोगों की लाखों लाख की तादाद भी जुटने की उम्मीद है, तो क्या मिलर हाई स्कूल का मैदान कुछ छोटा नहीं पड़ जाएगा? देखिए, लोहार समाज ललायित है अपने हक के लिए जी। तो जहाँ भी इस संबंध में सुनाई देने को मिलता है कि यहाँ हमारे हक की बात होती है, लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ वहाँ पहुँचते हैं जी। और वहाँ पहुँचने के बाद जब वहाँ का माहौल देखते हैं, वहाँ का बात सुनते हैं, उसके बाद वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं जी। और ये सिलसिला बड़ी लंबे दिनों से चलती आ रही है जी। आपको आपके अधिकार के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पे वो लोग अपनी नेतागिरी की बात करते हैं जी। अपना ब्रांडिंग की बात करते हैं जी। इनके लिए समाज बाद में है, पहले ही अपना कैरियर देखते हैं कि हमको एक छोटा सा पद कैसे पार्टी में मिलेगा जी। इसके लिए वो समाज को ताक पे रख देते हैं जी जी जी। अरुण जी, मैं ये कह रहा हूं कि लाखों लाख की भीड़ को ये आह्वान कर रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मैदान को पाट दिया जाएगा। अभी संतोष जी से मैंने वही सवाल पूछा और दावा भी कर रहे हैं, आह्वान किया जा रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं कि ये जो पहले ये गांधी मैदान में रैली करने की बात करते थे और वहां से ये मिलर हाई स्कूल में शिफ्ट हो गया ये रैली, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मैदान कुछ छोटा नहीं पड़ जाएगा क्या लाखों लाख की संख्या के लिए? देखिए, किसी भी कार्यक्रम में जितने लोग बुलाए गए लोग होते हैं जी, उसके साथ में उस सड़क से गुजरने वाले लोग भी रुक करके सुनने लगते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या माजरा है, क्या बोल रहा है जी। वो भीड़ भी तो इनके साथ जुड़ेगी। लेकिन सबसे पहले तो ये जितने इसमें लोग हैं सम्मिलित जी, जो भी मोर्चा वगैरह इन लोगों ने बना रखा है जी, पहले ये लोग अपना लिस्ट तो जारी कर दें कि मैं इतने लोगों के साथ पहुंच रहा हूँ जी। ये सब लोगों को ही कह रहे हैं कि आप आइए जी। कोई किसी से प्रभावित नहीं है जी। यहाँ इसमें लिस्ट में जितने लोग हैं जी, इससे लोहार कोई प्रभावित है ऐसा मुझे नहीं दिखता जी। लोग खुद इस हिरिस में कि वहां जाते हमको एसटी का सर्टिफिकेट मिलने लगेगा जी, ऐसा सोच करके लोग खुद पहुंच जाएं जी, या वहां जाते हम कमार से लोहार हो जाएंगे
जी। ऐसा सोच के लोग जो पहुंच जाएंगे तो वो पहुंच जाएंगे। जी। हमें तो नहीं लगता कि ठीक है, और बहुत बड़ी कैपेसिटी नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 हजार व्यक्ति की कैपेसिटी है उस मैदान की। जी। अब लोगों ने आवाहन लाखों का कर दिया है तो बात अलग है, बहुत दूर नहीं है, 10 दिन की बात है। 10 दिन में मैं तो यह देख रहा हूँ कि 10 दिन के बाद 11वें दिन ये लोग समाज को क्या संदेश देंगे। मैं 24 तारीख के लिए चिंतित नहीं हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि जो ये लोग अब तक कहते रहे हैं इसी बात को वहां पे दोहराएंगे। क्या इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म के द्वारा उस दिन ये कोई ठोस आश्वासन अपने समाज को दे सके? शायद नहीं। जो मुझे दिखता है, जो भैया ऐसा है कि मेरे भी तो शुभचिंतक हैं, मुझे भी तो लोग दिन भर कॉल करके पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। और कुछ लोग बता रहे हैं अंदर की बात कि वहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। जी, अभी तो मैं सिर्फ इनके बैनर और हैंडबिल में जो मैं शब्द लिखे हुए हैं उन्हीं को देख रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें एक नारा भी दिया हुआ है जो अक्सर ऐसी रैलियों आंदोलनों में रहता है कि इसमें है कि एक ही नारा, एक ही काम, होगा संग्राम, होगा संग्राम। तो क्या ये लोग नीतीश कुमार की क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, तो क्या ये नीतीश कुमार की जान लेंगे क्या? अब ये तो यही लोग बताएं कि संग्राम का मतलब क्या होता है, किस प्रकार का संग्राम होता है। क्या 2 घंटे 4 घंटे का कार्यक्रम होगा, 4 घंटे में कितने लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे और क्या बोल देने से समाज का भला हो जाएगा? जी। सबसे बड़ी बात ये है समाज का उनके कह देने मात्र से कुछ भला हो जाएगा क्या? इन्होंने कोई ठोस मैकेनिज्म तैयार किया है कि हाँ सरकार हमें ये आश्वासन दे रही है या ये दे चुकी है? ऐसा तो हो नहीं। अब ये जो मोर्चा है, मोर्चा में एक जदयू के कुछ लोहार समाज के नेतागण भी है, जिसमें कि राजकिशोर ठाकुर जी हैं, राजकुमार शर्मा भी हैं, सत्यनारायण शर्मा भी हैं, ये तमाम ये सारे लोग हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी प्रकार की कोई राजनीतिक कमेंट में नहीं करूंगा। जी, राजनीतिक कमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ आपको। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं जी, वह कितना मादा रखते हैं सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का, या अब तक उन्होंने सरकार के पास हमारे समाज की बात को किस रूप में पहुंचाया और उनको क्या वहां से फीडबैक मिला, ये तो आज तक कुछ पता नहीं है। जी। आज तक ये लोग हमेशा महीने में कम से कम अपने पार्टी की मीटिंग में एक बार भी तो जरूर ही जाते होंगे, लेकिन आज तक इन लोगों के द्वारा समाज को कोई भी ऐसा संदेश नहीं दिया जा सका है। तो हमें आगे भी कोई उम्मीद नहीं लगती है। इन लोगों की उपयोगिता संभवतः इनके पार्टियों में उतनी है नहीं जी, जिस कारण से न इनका वहाँ कोई महत्व है और न इनका समाज में कोई महत्व है। ये सब लोग अब हमाम में नंगे नजर आएंगे, क्योंकि अब तक तो ये लोग दिखा रहे थे कि हम गांधी मैदान और फलाने जगह को भर के और हम अपनी बहुत बड़ी पहुंचाने जा रहे हैं, और इनका कहीं कुछ नहीं होने वाला, इनसे कुछ आगे उम्मीद नहीं रखी है। जी, सरकार तक पहुंचाने का इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, और अगर है इनके पास सरकार तक बात पहुंचाने का मैकेनिज्म, तो अब तक ये लोग बैठे हुए क्यों थे? जी संतोष जी, इसमें एक और स्लोगन जो चल रहा है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि चलो यहां तक तो सब ठीक है, तो क्या काम भी इनके कुछ रंग ढंग के हैं क्या? देखिए, जो लोग किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, वो हमारे ही समाज के लोग हैं जी, और हमारा इससे कोई विरोध नहीं है कि आप इस पार्टी में क्यों हैं, उस पार्टी में क्यों हैं। जहाँ है अच्छा है, आप बने रहिए, इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। आप अपना कैरियर बनाइए, आप अपने बलबूते अपने पार्टी में अपना जगह बनाए हैं, यह हमारी शुभकामना है आपको।
कि आप उसमें खूब फूले फले आगे बढ़े। जी, समाज का काम है, समाज का काम एक लोहार बन के सोचिए कि आखिर लोहार का समस्या क्या है जी, और उसका समाधान क्या है। उसमें आप पार्टी को मत जोड़िए, जी, अपना राजनीति को आप अलग रखिए। जी, जी, समस्या क्या है और उसका समाधान क्या होगा, ये दो बात समाज को बता दीजिए। जी, 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 आप दो जुल्म के टक्कर में जितना बड़ा बड़ा स्लोगन लिखिए, कोई बात नहीं, ये चलेगा। मीटिंग में इसी तरह की बातें होती है और इसी तरह का नारा बोला जाता है। जी, जी, आप सिर्फ समाज को इतना समझा दीजिए कि आपका समस्या क्या है और इसका समाधान हम इस तरह से कर देंगे। जी, जी, बिल्कुल, कोई स्पष्ट तस्वीर मतलब नजर आनी चाहिए। जी, नजर आनी चाहिए कि आप जी, जी, बिल्कुल समाज को कि आपका समस्या ये है और हम इसका समाधान ऐसे कर देंगे। नहीं, इन लोगों ने समस्या को इतना उलझा दिया है ना कि समाज अब उस समस्या में उलझ के रह गया। अब इस जनगणना के समय जहाँ जरूरत थी अपनी जनगणना को पूरा कराने का, उसके जगह इन्होंने एक नया समस्या खड़ा कर दिया लोगों के सामने कि हमको लोहार माना ही नहीं जा रहा। जी, अरे भाई, अब तक आपको सरकार लोहार मान रहा था, अभी एकाएक से आपको नहीं मान रहा है। नहीं, इसमें जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल गलत बात है। ये 13 फरवरी को जो IMA हॉल में बैठक हुई थी, तो इसमें 3 मुद्दे, जो ये 3 पॉइंट हैं, इसी पर सरकार को घेरने की बात कही गई है। और ये 3 बिंदु क्या है, एक एक में बता देता हूं। पहला बिंदु ये है कि हम लोहार जो है बिहार के मूल जाति है, हम कमार लोहार नहीं है। पहला तो भैया किसने कहा कि आप मूल जाति नहीं है? ठीक, कब सरकार ने कह दिया कि आप लोहार नहीं है? ये धड़ा तो मान ही रहा है। और ये अधिक मानने से क्या होना है? आपका कौन सा अधिकार छीन गया? एक ST के मुद्दे को छोड़कर, जो कि टेक्निकल मुद्दा है, और ST के मुद्दे पर भी बिहार सरकार आपके साथ कदम ताल करके चली है। अगर साथ कोई छोड़ा तो हमारे नेताओं ने, जो खुद को नेता कहते हैं और समाज के हितैषी कहलाते हैं, जबकि समाज के विरोध का काम करके इस काम को खराब किया। ना सरकार तो साहब आपको घसीट करके ले आई, 2016 से लेके घसीट करके 2022 में फरवरी महीने तक आपको खींचती रही और आपको बुलाया कि आइए कैसे होगा हम बताते हैं। तो हम ही लोगों ने लंघी मार दिया। हमारे ही साहब एक साहब ने जो है कि सारा काम को खराब कर दिया। और उसके बाद कि आज जो समाज के लोग कहते हैं कि साहब हमारा काम नहीं हो रहा है, वो उस समय हमारे समाज के को भी आगे बढ़ के वैसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए था जो समाज के हितैषी थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस काम को करवाने का काम किया था। यह हमारे समाज की जिम्मेवारी थी। कोई एक व्यक्ति समाज का पुरोधा तब कहलाता है जब समाज उसे समर्थन देता है। तो जब लाभ मिलना था तो आपने लाभ ले लिया, लेकिन जब आपका काम खराब हुआ और होने की स्थिति नजर आई तो उस समय आपने उस व्यक्ति की मदद नहीं ली। जी, को मदद लेना चाहिए था, जी, लेकिन किसी ने मदद नहीं लिया उस व्यक्ति से। वो व्यक्ति भी अपना निश्चिंत होकर अपने काम में लगा हुआ है। भाई जी, संतोष जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि जो कमार लोहार, आखिर ये अचानक ये नैरेटिव कहां से और कैसे बनना शुरू हो गया कि हम कमार लोहार हैं, सरकार ने हमें कमार लोहार बना रखा है और हम बिहार की मूल जाति हमें सरकार मान नहीं रही है। ये नैरेटिव कहां से कैसे क्या हुआ? क्या इस पॉइंट पर क्या आप भी सहमत हैं क्या कि बिहार के लोहारों को कमार लोहार बना दिया गया है? जैसा कि अरुण भैया ने बताया, ये 1980 से ही कमार शब्द जुड़ा हुआ है। जी, बिहार सरकार ने जब जातीय जनगणना शुरू किया, उसमें जब उसने जातीय जनगणना का पत्र जारी किया, उसमें एक शब्द आया कि उपजाति की गणना हम नहीं करेंगे। उपजाति की गणना नहीं करेंगे। इसके बाद
कुछ विशेषज्ञों के मन में आया कि लोहार उपजाति है, इससे पहले किसी के मन में नहीं था। तो उसके पीछे तर्क क्या थे? बता रहे हैं सर। जी तो ये जो कमार और ब्रैकेट में लोहार है, जी इन लोगों को लगा कि ये जो है उपजाति की जनगणना नहीं होगी। हम लोग भी कंफ्यूज हुए कि वाकई में सरकार लोहार की जनगणना नहीं करेगी। जी उसके बाद सब लोग गए ये सामान्य प्रशासन विभाग में और वहाँ जी। बात किए। बात करने के बाद उन लोग आश्वासन दिए कि नहीं, हम आपकी जनगणना करेंगे, आप निश्चिंत होइए। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा पत्र जारी किया। जी पत्र जारी किया और पत्र जारी करने के बाद जब जनगणना हुई तो कॉलम में स्पष्ट रूप से लोहार अंकित किया गया। और लोगों के भ्रम में था कि हम उपजाति है, हमारी जनगणना ही नहीं होगी। तो जनगणना नहीं होगी तो सरकार ने आपकी जनगणना कर दी। उसके बाद कहा कि नहीं, ये तो कमार की संख्या बताएंगे, लोहार की नहीं। सरकार ने लोहार की भी संख्या बता दी कि आप इतना हो। तो ये बताइए कि यदि ये कमार लोहार में हमको जाति की जनगणना नहीं होती, हम कमार हैं, तो सरकार कमार की संख्या बताती, लोहार की संख्या कहाँ से आ गई? इसका मतलब है कि सरकार ने हमको मूल जाति मान के लोहार की गणना अलग से की है। तो ये कुछ कातिल लोगों के दिमाग का उपज है कि समाज को कैसे उलझा के रखा जाए। जी, उनके द्वारा ये भी टॉस किया गया है कि लोहार है, सही है, लेकिन वो लोहार नहीं है, ये 1950 वाला लोहार नहीं है। ये लोहार जो है ये कमार लोहार है। कमार की उपजाति जो है वो लोहार है, सरकार ने जो बना रखा है। देखिए, कमार लोहार, हमारे खतियान में लोहार दर्ज है जी, हम लोहार हैं जी। कमार लोहार आज तक हमने एक भी को नहीं देखा किसी के खतियान में कमार लोहार लिखा हुआ है। जी, हम तो अपना खतियान देखे हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार का खतियान देखे हैं, सब में लोहार लिखा हुआ है और सब लोहार है। जी अरुण जी, ये जो नैरेटिव जो चला, ये बाद में लोगों को और भी तब ज्यादा भरोसा हुआ, बल मिला, इस नैरेटिव को फलने फूलने का मौका मिला जब एक समाज के व्यक्ति राजनारायण जी ने एक आरटीआई दाखिल करके सरकार से ये जवाब पाया जिसमें कहा गया कि बिहार में लोहार मूल जाति नहीं है। अब आप इसको कैसे देखते हैं, इस नैरेटिव को किस तरह देख पा रहे हैं? देखिए, एक चीज को आपको समझना होगा कि सरकार का मतलब क्या होता है और सरकार कौन होता है। सरकार कोई एक व्यक्ति नहीं होता, सरकार एक सिस्टम होता है और सरकार चलाने के तौर तरीके लिखे होते हैं। जितने भी अधिकारी जिस जगह पर बैठे हैं उनके सामने जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध होगा उसके आधार पर वह उसकी विवेचना करते हैं। अब आप जब पूछ रहे हो कि भाई लोहार मूल जाति है कि नहीं, सबसे पहली बात यह है कि आपको यह पूछना ही क्यों था। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आपको पूछना ही क्यों था। आपका कौन सा घर बिक रहा था यह कह करके कि आप उपजाति हैं? आपका कौन सा वैल्यू घट रहा था? आज तक जो कमार की लोग हल्ला करते हैं, कभी कोई कमार आकर के आपके लिए हल्ला किया क्या? आपके विरोध में कभी बोला है क्या? कभी नहीं, क्योंकि वह काफी ही अल्पसंख्यक है। थोड़े से मात्रा में बंगाल के बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र में उनकी जनसंख्या है जी। लेकिन आपने उसका नाम लेकर के लोहारों को डिफेम करने का काम किया और लोहारों के बीच अविश्वास पैदा करने का काम किया। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। जनगणना में भी फॉर्म पे स्पष्ट लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पे आप अपना कोड लिखिए और आप अपनी जाति लिखिए। दैट वाज नॉट प्रिंटेड जी। ऐसा नहीं था कि वह स्टैम्प्ड था कि आपको केवल 13 पर ही आपको टिक लगाना है। हाँ, मोबाइल में था, क्योंकि एक त्वरित आज की तारीख में काम करना होता है सरकार को कि जल्दी से कोई रिजल्ट दे देना, तो कोड वाइज उन्होंने रिजल्ट दे दिया। अब कोड के नीचे, जैसा कि मैंने जो हमारे साथ जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मैंने उन सभी में बताया था
कि 24 ऐसे कोड हैं जिसमें एक से अधिक जातियों के नाम है। तो भैया आप जैसे चिंतित हो वैसे बाकी 24 भी लोग होंगे, और जितना व्यग्र आप हैं उतना व्यग्र बाकी और जातियों के लोग नहीं है। यहाँ लोगों ने एकदम से इस समाज को इतना बड़ा हवा बना के रख दिया कि सरकार के यहाँ हमें लगता है कि कुल जितनी जातियां हैं उसमें सबसे अधिक लोहार से ही जुड़ा हुआ क्वेरी जाता है। किसी का कुछ घटने बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन लोग फटाफट आरटीआई डालने के उस्ताद हो गए हैं। लोग केंद्र से में आरटीआई डाल देते हैं, ट्राइबल मिनिस्ट्री में डालते हैं, सामाजिक न्याय में डाल देते हैं, बिहार सरकार में डाल देते हैं। यार भैया क्यों कर रहे हो? काम सरकार के यहाँ बहुत सावधानी से होता है, अस्थिर से होता है, इत्मीनान से होता है। और भी कई जातियों को बिहार सरकार ने विभिन्न अलग अलग ग्रुपों में डाला, लेकिन उन जातियों का कोई भी स्टेटमेंट मुझे दिखला दीजिए कहीं भी, किसी का कोई हड़ताल दिखा दीजिए, किसी का कोई रैली दिखा दीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण है तांती जाति का। तांती जाति को ही सरकार ने खत्म कर दिया। आज की तारीख में बिहार सरकार में तांती नाम की कोई जाति नहीं है किसी डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ। उस जाति को कन्वर्ट कर दिया गया पान में। कहाँ चिल्ला रहे हो लोग भाई? कहीं तो कोई नहीं बोल रहा कि हमको पान में आपने क्यों कर दिया। यहाँ तो जब अंग्रेजी में LOHRA का सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया तो हमारे कुछ लोग जो कि कहते थे कि हम ही सर्वे किए हैं, वो लग गए लोग कि नहीं इसमें हिंदी जोड़ दीजिए, और जैसे ही हिंदी जोड़ा वैसे ही आपका सत्यानाश हो गया। और कभी किसी ने कुछ, कभी किसी ने कुछ। आप तो 50 को अलग अलग लेटर डाल करके और सरकार को डिस्टर्ब करते हैं। सरकार आपके ऊपर क्या ध्यान देगी? आपको सरकार के पास आज जैसे राजनीति करने के लिए लोग एक ठो मंच पे इकट्ठा हो रहे हैं, और पता नहीं उस दिन किसका सिर फूटेगा नहीं और क्या होगा, ये मुझे नहीं पता। इसलिए कि सबको वहाँ से एक ही सीढ़ी पर चढ़ने की इच्छा होगी। तो वो जो 24 की लेटा हुआ सीढ़ी हो तो ये जो 24 फरवरी को लोहार अधिकार रैली होने जा रही है, तो उस रैली में जो सबसे बड़ी मांग है, ये बड़ी मांग यही है कि बिहार सरकार लोहार को बिहार की मूल जाति घोषित करे। हम कमार लोहार नहीं है, हमें एक अलग स्वतंत्र कोड दिया जाए, हमारी गणना फिर से करवाई जाए। तो इस तरह का नैरेटिव फैलाकर ये समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? अभी एक संस्था जो कि बिहार का अपने आप को लोहार का सबसे बड़ा संस्था जो साबित करती है, उसमें एक द्वितीय जो अध्यक्ष थे जिन्होंने भी हाल में कहा कि भाई मैं सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ, वो जनाब गए थे मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास। और मुख्यमंत्री जी को कहा था कि सर हम लोग का गिनती नहीं हुआ। उन्होंने फटकार करके भगा दिया। कहा कि सबकी गिनती हो चुकी है, किसी का गिनती बाकी नहीं है। और आपको क्या लगता है कि मैंने कोरिया के थूक डराने से 500 करोड़ रुपया बिहार सरकार लोहार की गिनती पर खर्च करने जा रही है? ऐसा इन लोगों का भ्रम है, तो इन लोगों को अपने भ्रम में जीने दीजिए। इतना ही इन लोगों से मेरा निवेदन होता है कि आप लोहारों को लोहार के हाल पे छोड़ दीजिए। आप लोग को राजनीति करना है तो अपना जाइए, अपना गली मोहल्ले में राजनीति कीजिए, मैं लोहार को छोड़ दीजिए। ये सब लोग लोहार का बंटाधार करने वाले हैं। इनमें से किसी ने कोई भी चीज सरकार तक पहुंचाने का काम नहीं किया है। नहीं तो एक धड़ा वो भी है ना जो कोर्ट के रास्ते इन्हीं मांगों को लेकर वो कोर्ट की शरण में है, वो तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए ये लोग बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं और मैं इंतजार में हूँ उस दिन का जिस दिन कोर्ट इनको जजमेंट देगा। इन लोगों ने कोर्ट में फाइल किया। सबसे मजेदार कहानी सुन लीजिए, और मैं
चाहूंगा कि इस लोहार समाज के जितने भी प्रबुद्ध नौजवान बुजुर्ग सभी ध्यान से सुनिए, ध्यान से। जी। जनगणना के समय में इन लोगों ने 2 केस फाइल किया। अब जरा नाम सुनिए केस फाइल करने वालों का। पहला केस 52-62 था। केस फाइल करने वाले थे लोहार कल्याण समिति मुजफ्फरपुर के अध्यक्ष राधेश्याम ठाकुर एडवोकेट, और उसके साथ में सह आवेदक थे धर्मेंद्र शर्मा, अध्यक्ष लोहार कल्याण समिति बिहार के। ये 2 व्यक्ति थे। इन लोगों का अपने ही अंदर में, लोहार कल्याण समिति के अंदर में ही एक दूसरे पर नहीं पटता है जी। अब ये, और इसके एक मास्टर कंट्रोलर हैं दिल्ली में बैठे हुए 1-2 लोग, उन लोगों ने इन लोगों को चढ़ाया और एक केस अप्रैल महीना में फिर फाइल करवा दिया। उस केस का नंबर 56-17 है, जो अभी 16 जनवरी से लगातार प्रतिदिन डेट पे आ रहा है जी, और सुनवाई इसकी अभी तक नहीं हुई है। अब इस केस के आवेदक का नाम सुन लीजिए। इस केस में आवेदक थे डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी, सुबोध जी, मनोज जी और एक व्यक्ति और जी। यह 4 व्यक्ति जो है, और इन चारों की कोई औकात नहीं इस केस को देखने के लिए। केस को हैंडल कर रहा था दिल्ली में बैठा हुआ एक टीम, जो चंदा इसके लिए दिल्ली में मांगता था एक दूसरा नाम से। सोचिए, हमारे समाज के लोग, इस पर मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ कि हमारी समाज ने कितना मूर्खतापूर्ण कार्य किया कि केस लोहार कल्याण समिति के नाम से है बजाबते, लेकिन इसका अध्यक्ष कहता है कि मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ। आप धर्मेंद्र जी से पूछ लीजिए, वो कह चुके हैं कि मैं 56-17 केस का जिम्मेवार नहीं हूँ, इसलिए कि ये महासचिव की हैसियत से धर्मेंद्र जी पर भी सुप्रीम कोर्ट में केस किए हुए थे ये लोग। अभी लोग को तो चाहिए कि गली मोहल्ले चौराहे पे खड़ा होकर के बतावें कि इन लोगों ने खुद के ऊपर खुद से केस क्यों किया हुआ था। भाई, ये तो अजीब स्थिति है। और अभी यह केस लटका पड़ा हुआ है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 52-62 में जो जजमेंट था, हालांकि कोर्ट का जजमेंट का जो कोर्ट में केस था उसका नंबर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डाला, लेकिन उसने कहा कि जो इस संबंध में जो हाई कोर्ट में डिसीजन हुआ है मैं उसको मिटा नहीं रहा हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि उसको हम मान रहे हैं। और 52-62 में जजमेंट यह था कि साहब ऑलमोस्ट जनगणना पूरी हो चुकी है, अतः इसमें नए कोड के लिए सरकार को नहीं कहा जा सकता है। और जहां तक एसटी का मैटर है तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2022 के में जजमेंट दे दिया है। यह था जी, बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग इस पर मुहर मार दिया। इसके बावजूद इनको 56-17 वापस में कायदे से वापस ले लेना चाहिए था जी, लेकिन चूंकि यह समाज को मुंह क्या दिखाएंगे, ये लोग हैं तो आखिर हरिशरण ठाकुर जी के ही शिष्य जी। हरिशरण ठाकुर जी भी ऐसे ही एक केस में दिल्ली में कहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उनको फाइन लगा दिया था जी। और हम देखिए इस बार जो जजमेंट आएगा उसमें क्या आता है। अब ये लोग खींच रहे हैं, कभी किसी दिन 50 के नीचे सीरियल में पकड़ाएगा, उस दिन रगड़ के फेंक देगा इन लोगों को। फाइन भी लग सकता है ये जी। हाँ, बिल्कुल फाइन लग सकता है कि आप साहब जब हमारे यहाँ आए और फिर आप चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जब आपके लिए जजमेंट दे दिया तो फिर वापस हमारे पास क्यों आके खड़े हो किताब। तो ये तो ये लोग सरकार समाज को केवल ये लोग चाहते हैं यह दिखलाना कि देखो हम ही हैं जो आपके लिए लगे हुए हैं। जी, चलिए, कोई नहीं है। जी, चलिए वापस उसी प्रस्तावित लोहार अधिकार रैली की बात करें। ये 24 फरवरी 24 बड़ा बढ़िया डेट है और तारीख और आंकड़ों का खेल देखिए, 24 फरवरी 24। तो ऐसा लगता है कि मानो इस शुभ मुहूर्त के लिए ही लोहार संघर्ष मोर्चा की तमाम गतिविधियां, रैलियां, संघर्ष सब कुछ पिछले समय में थमा हुआ सा था। एकदम एक निर्वात बना हुआ था, कहीं कोई हलचल नहीं थी
और फिर अचानक लोहार संघर्ष मोर्चा की लोहार अधिकार रैली की आपात सन्निपात लैंडिंग, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बौखलाहट है और कुछ नहीं है जी। क्योंकि इन लोगों का पहले गांधी मैदान और फिर आपका मिलर स्कूल का दावा और वादा, ये दोनों जो है कि पिछले 6 माह में फेल हो चुका था। इन लोग को लग रहा था कि अब अगर हम समाज के सामने जाते हैं तो समाज मुझे बुरी तरह से बेइज्जत करेगा, इसलिए अपने आप को ढकने छुपाने के लिए इस रैली को किया जा रहा है। और यह केवल सिंपल एक रैली है जहाँ से समाज को न कोई संदेश जाने वाला है और न सरकार के पास कोई संदेश जाने वाला है। निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा कि वहाँ पर मुख्यमंत्री गाड़ी रोक करके और आके कहेंगे कि चलिए भाई आपसे बतिया लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलिए संतोष जी, ये 13 फरवरी को IMA हॉल पटना में 24 फरवरी की प्रस्तावित लोहार अधिकार रैली की तैयारियों व समन्वय बनाने को लेकर प्रदेश स्तर की एक बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में लोकस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा और जदयू के प्रदेश सचिव राजकिशोर ठाकुर ने एक सुर में कहा कि बगैर राजनीतिक भागीदारी के हम अपने ST आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसका रास्ता राजनीतिक गलियारे से होकर ही गुजरता है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? ये धर्मेंद्र शर्मा और राजकिशोर ठाकुर जी दोनों के बयान है कि भाई राजनीतिक भागीदारी जब तक हमें मिल नहीं जाती, सुनिश्चित नहीं हो जाती, ST आरक्षण अधिकार की लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो अब ये बताइए, ऐसे तो ये लड़ाई की जो उन्हें रूपरेखा जो है, एक लकीर जो है, उन्होंने काफी लंबी खींच दी ना। अब हमें लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा पहले, फिर विधानसभा का सदस्य होना पड़ेगा, मंत्री संतरी बनने पड़ेंगे, तभी तो हमें आरक्षण मिल पाएगा। जी बताइए। देखिए, लोहार समाज में हम इस पूरे समुदाय को 2 धारा में देखते हैं। एक धारा है जो 40 वर्ष के ऊपर के है, जिनका एज एक्सपायर कर गया है, वो अपना कैरियर देख रहे हैं नेतागिरी में। जी हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नेता बनना है उनको, नेता बनना है उनको, विधायक बनना है, पार्टी में बड़ा बड़ा पद लेना है। जी। लेकिन जो अधिकांश लोग हैं जो 40 वर्ष के नीचे के हैं, 35 वर्ष के नीचे के हैं, वो अपना फ्यूचर पढ़ाई लिखाई में देख रहे हैं। उनको अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। जो अच्छे नौकरी में जाना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं हो रही है। इस BPSC के बहाली में हमने देखा है बहुत बच्चे हैं हमारे जो 1 नंबर 2 नंबर से छूट गए हैं। अगर वो ST में होते तो आज 2-2.5-3 हजार लोग हमारे समाज के मास्टर होते, टीचर होते। जी ये मास लेवल का जो समस्या है, जो युवाओं की समस्या है, उस पे किसी का फोकस नहीं है। उनके समस्या से किसी को सरोकार नहीं है। अब रही बात राजनीतिक, ये लोग जो 40 से ऊपर वाले हैं, इनको राजनीतिक भागीदारी चाहिए। जी आरक्षण यदि मिल जाएगा आपको तो आपकी राजनीतिक भागीदारी तो स्वतः सुनिश्चित हो जाएगी। जी सरकार यदि आपको आरक्षित कर देता है ST में, तो आपका 1% रिजर्वेशन लोकसभा का होगा या 1% रिजर्वेशन आपका विधानसभा में हो जाएगा। अब तो 2 हो गया ना, 1-2 सीट तो आपको हो ही जाएगा। 4 हो, अब तो 2% हो गया तो 4 सीट हो जाएगा आपका। तो आपका भागीदारी तो सुनिश्चित हो जाएगा। आप पहले आरक्षण तो ले लो। आप आरक्षण ले लेंगे तो आपका नेता बनना तय है। लेकिन यदि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा तो आप शायद नेता बन पाए। नेता का मतलब जो आप देख रहे हैं बड़े ओहदे पे जाने का, वो संभव नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण बात है कि हम राजनीतिक भागीदारी लेके हम आरक्षण दिला देंगे। नहीं, देखिए, राजनीतिक भागीदारी में आए इससे किसी को इनकार नहीं है, आना ही चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि आप साथ में समाज का भी काम को आपको करना चाहिए।
अब ये लोग जो भी लोग अपने अपने पार्टी के पदों पर हैं, क्या कभी इन लोगों ने पार्टी के फोरम पे हमारी बात को रखा है? कभी इसका इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं है। ये लोग केवल कहते हैं कि भाई हमारी पहुंच है, इतनी है। हमें गया के एक व्यक्ति से एक बार बात हुई थी जी, तो उन्होंने कहा था कि साहब मुख्यमंत्री जी मुझे पर्सनल नेम से जानते हैं जी। तो हमने कहा कि साहब तो फिर आप अभी तक मुख्यमंत्री जी के पास अपनी समस्या को क्यों नहीं ले जा सके? अतः मुख्यमंत्री को एगो काम है, खाली हमारे लिए काम है, हमकी तो फिर आपका जान पहचान नहीं है। मुख्यमंत्री सबको देख करके मुस्कुराते हैं, उसी को देख के आपको लगा होगा कि भाई हमारा तो पर्सनल परिचय है। लेकिन कायदे से अगर पूछा जाए जी तो मैं देखिए किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को खुद अपने दिल पे हाथ रख के जी सोचना चाहिए कि क्या हमने ईमानदार प्रयास अपने समाज के लिए सरकार के यहाँ किया है क्या? जी जी, हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशी की बात है कि 2016 से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश जी ही हैं। 2025 के बाद का परिवेश क्या होगा यह कोई नहीं जानता। हमारे पास केवल अगला एक वर्ष है पॉजिटिवली मैं बोल रहा हूँ जी, एक साल हमारे पास पॉजिटिवली टाइम है। इस टाइम में मैं पूरे समाज में, इन नेताओं को खाली नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे अपने समाज को कह रहा हूँ कि आप सब लोग एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। और अभी एक अच्छी बात और अच्छा मौका यह है कि आज एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है, जिससे केंद्र सरकार भी हमारे बिहार सरकार के साथ सम्मिलित है। अच्छे ढंग से इस मुद्दे को मुख्यमंत्री जी के सामने पेश कीजिए और पुनः इनसे हम लोग निवेदन करें कि हमारे इस काम को सर केंद्र से आप निपटारा करवा दीजिए। एक मौका तो सरकार ने खुद दिया था जिसको हम लोगों ने गंवा दिया। शायद आज इस चर्चा की मौका नहीं आती, अभी हम लोग यह डिस्कस कर रहे होते कि आने वाले चुनाव में लोहार के तरफ से कौन खड़ा होगा। और निश्चित रूप से अभी जो 2% एसटी का मिला है, यह जनगणना के बाद यह कम से कम 3 हुआ होता जी। यह 3 होने का मतलब यह था 4 या 12, 40 सीट है 1.2, यानी एक एसटी सीट का आरक्षण बनता, जान लीजिए। और वह उस एसटी सीट पर कोई लोहार ही जाता, और निश्चित रूप से जो राजनीति कर रहे हैं उन्हीं को मौका मिलेगा, हमें थोड़ी मिलने जा रहा है भाई जी जी। इस समाज में जो लोग राजनीति से जुड़े हैं मौका उनको ही मिलेगा। लेकिन समस्या क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि ऊपर से हम उस सीट पर चले जाएं, नीचे से सीढ़ी हम ना बना लेंगे जी। ये समस्या है। पहले अभी संतोष ने कहा ना भाई जी, पहले हम आरक्षण तो ले लें, पहले उस चीज को तो सही कर लें। जब आरक्षण मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक सभी दल आपको ढूंढेंगे, क्योंकि एक एसटी का सीट जब होगा रिजर्व एसटी के लिए तो उस पर जो है, मान लीजिए कि बीजेपी ने आपको दे दिया टिकट, जदयू भी साथ में थी, तो आरजेडी वाला भी खोजेगा ना जी एक तो एसटी जी जी बिल्कुल, वही तो आपके विरोध में आप ही का आदमी को खोजेगा जी। तो 2 व्यक्ति को उस एक सीट पर लड़ने का मौका मिलेगा जी, और उसमें से दोनों में से कोई भी जीतेगा तो वह लोहारी होगा। और आज जो दो में आपका एसटी का सीट है विधानसभा में, यह सिंपली मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, या अभी क्या ही अनुसार कहा जाए तो 4 हो जाएगा। अभी 2 क्षेत्र है। अभी आपको जानकारी होना चाहिए कि कैमूर का जो क्षेत्र है ना, वहाँ एसटी की संख्या अधिक है, निश्चित रूप से एक सीट वहाँ आरक्षित होगा आने वाले। दूसरा जो आपका जो 2029 का जो चुनाव का आपका होगा, जिसमें कि महिला वाला भी आरक्षण लागू हो जाएगा आपका, उस टाइम में आपका एसटी का जो सीट बढ़ेगा, तो आप मान के चलिए कि कैमूर में एक सीट आपको मिलने का संभावना है
और पश्चिम चंपारण में एक सीट आपको एसटी का मिलने का संभावना है। तो आप भागलपुर जाके तो भले आप नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन यहाँ कैमूर में तो और बेतिया में तो लोहार लड़ लेगा ना भाई। जी जी जी। दो भी विधानसभा में अगर आ गए लोहार, ये कम बात तो नहीं है। तो पहले, लेकिन यह कब होगा? जब आप पहले शेड्यूल्ड ट्राइब की हैसियत को पुनः प्राप्त कर लेंगे। और इसके लिए बिना बिहार सरकार के सहयोग का नहीं होना है। और अभी एक बहुत ही बेहतर समय है। इस समय सब लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी तक कैसे पहुंचाएं। ये रैली उली तो नहीं होने वाला है, ये उम्मीद मत कीजिए। ये अलग बात है कि जहां स्टेज बना हुआ होगा उसके ठीक पीछे जदयू का कार्यालय है। लेकिन ऐसा उम्मीद मत कीजिएगा कि वहां से उमेश कुशवाहा जी आके और आप में से किसी एक आदमी को जो है कि बुला करके कमल का फूल पकड़ा के लेके चले जाएंगे उधर। ये हम मुगालते में नहीं रहे लोग। जी जी। यही पत्रकार वार्ता में आपके जदयू को जो प्रदेश सचिव है राजकिशोर ठाकुर जी, उन्होंने आगे कहा कि भाई अपनी व्यथा बता रहे थे कि लोहार समाज से एक भी लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है, विधानसभा में सदस्य नहीं है, मंत्री संतरी तो दूर की बात है। अब मुझे नहीं मालूम कि वो लोहार समाज के व्यथा का रोना रो रहे थे या खुद का रोना रो रहे थे। संतोष जी, ये 13 फरवरी की आईएमए हॉल की बैठक जो पटना में बुलाई गई थी, उसमें बहुत सारी बातें या बिंदुओं को एड्रेस ही नहीं किया गया। मसलन जैसे बता दूं, मंच की अध्यक्षता कौन करेगा, संचालन कौन करेगा, मीडिया को मैनेज कौन करेगा, फंडिंग कैसी होगी, क्या इन चीजों पर बातें ना करके सहमति न बनाया जाकर मोर्चा में शामिल, लोहार संघर्ष मोर्चा में शामिल प्रभावशाली गुटों के द्वारा पर्दे के पीछे कोई खेल किए जाने या अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने की कोशिशें हैं? अगर नहीं तो इन सभी बिंदुओं पर उसी बैठक में आपसी सहमति और समझ बना लेनी चाहिए थी। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे हम लोगों को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोहार संघर्ष मोर्चा को तय करना होगा जी कि अध्यक्षता कौन करेंगे, फंडिंग कैसे होगा, कार्यक्रम कैसे होगा। लोहार की मीटिंग है, हम न विरोध कर रहे हैं न समर्थन कर रहे हैं। व्यक्ति अपने स्वेच्छा से मीटिंग में भागीदारी करे, जाए, सुने, सुनावे और लोहार संघर्ष मोर्चा इस कार्यक्रम को सफल बनावे, हमारी शुभकामना है। जी जी। तो क्या जी लोहार संघर्ष मोर्चा पब्लिक डोमेन में है और सार्वजनिक कार्य कर रही है, तो टीका टिप्पणी तो कर ही सकते हैं ना, वो दावा तो कर दे है ना कि भाई हम लोहारों के लिए काम कर रहे हैं। लोहार समाज के जितने भी संगठन हैं जी, सब कागज पे ही चलते हैं जी, सब कागज पे ही है। कोई धरातल पे किसी संगठन के पास 200-400 सदस्य नहीं है जी। किसी भी संगठन के पास 200-400 मेंबर नहीं है, रजिस्टर्ड मेंबर 100 मेंबर भी नहीं है। तो सारे संगठन सिर्फ कागज पे ही हैं और नित्य नए संगठन हमारे समाज में बन रहे हैं। हमने कितनी बार कहा कि आप 10 लोग 15 लोग आप लोग बैठिए एक जगह और बात कीजिए। हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, आप बैठिए और समाज के लिए एक सुगम रास्ता, एक अच्छा रास्ता तैयार कीजिए कि किस रास्ते से हमारा समाधान होगा। लेकिन मैं कहते कहते साल भर से थक गया, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। कोई बीमारी का बहाना बनाते हैं, कोई अपनी व्यथा बताते हैं, लेकिन बात मेरा ही होना चाहिए। मैं नहीं आऊंगा मीटिंग में, लेकिन मैं जो कहता हूं वही होना चाहिए। तो इस तरह के लोग हैं समाज में, तो समाज का उचित मार्गदर्शन कैसे होगा? जी अरुण जी, आप क्या कहेंगे समन्वय बनाने को लेकर जो आईएमए हॉल में हुई थी? मैं इस मामले में जो अभी कहा इन्होंने, इनके बातों का पूरा मैं समर्थन करता हूँ। कार्यक्रम उनका है
इसकी सफलता का यश अपयश उनको मिलना है और किस प्रकार इसको करना है यह मैनेजमेंट की भी जिम्मेवारी उनकी है। हाँ, शुभकामनाएं हमारी जरूर हैं, हम किसी को रोक नहीं रहे। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ होगा क्या। उनका भाई जब सबका सुन ही रहे हो तो उन्हीं लोगों का बातचीत आप एक बार और सुन लीजिए वहां जाकर के। आप सक्षम हैं तो आप जाइए, अगर वो नहीं जाते हैं तो उनके साथ जाइए। लेकिन इसमें मैं किसी को रोकने नहीं जा रहा हूँ। मैंने सबको कहा है कि भाई आप अपने खुद से आप सक्षम हैं दिमागी तौर पे कि वहाँ क्या होगा, कौन होगा, किसके बारे में आप जो आयोजक हैं उनको आप कितना जानते हैं। यह भी तो बात, इसमें से तो कई लोगों ने कहा कि साहब इसके आयोजक को तो हम लोग जानते भी नहीं है, कौन आदमी है, क्या करते हैं, इनका क्या राजनीतिक रसूख है, क्या राजनीतिक पकड़ है, क्या सामाजिक पकड़ है, कि इस मुद्दे की जानकारी कितनी है, यह भी नहीं पता। अब उस व्यक्ति को इन लोगों ने अपना जब सिरमौर बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। या यह भी हो सकता है, कई बार होता है भाई, जैसे कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है, यहाँ भी हो सकता है कुछ इस प्रकार का हो कि सामने मुखौटा में किसी और आदमी को रखा जा रहा हो, पीछे से गाइडेंस और हैंडलिंग में कोई और कर रहा हो। ये पॉसिबल है, ऐसा संभव है। इसलिए इस तरह की कोई टीका टिप्पणी मैं करना उचित नहीं समझता। नहीं, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कार्यक्रम भाई सफल हो, अच्छी बात है जी। हालांकि ये किसी का निजी मामला नहीं है, ये समाज का मामला है, इसलिए मैं आपके सुझाव चाह रहा था। और वैसे मैं ये बता दूं कि मान लीजिए कि इन्होंने एक खुला निमंत्रण भी दे रखा था सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी कि लोग इस मीटिंग में आ नहीं सकते थे या उन्हें आना नहीं चाहिए था, वो आ सकते थे जी। मैं तो कहता हूँ कि ये लोग तो भाई 40 लाख गिन के रखे हुए हैं लोहार, अब कैसे गिने हैं भगवान मालिक है। ये लोग अभी हमने सुना वीडियो में कि एक सज्जन कह रहे हैं कि भाई 1931 में भी हम 1.7 थे। मैं इनको करेक्ट कर दूं, मेरा 1931, हमने कई बार 1931 का जनगणना पूरा डाल दिया है, 1931 के हिसाब से 1.3 है जी। और प्रतिशत नहीं बढ़ता साहब। आपकी आबादी भले बढ़ जाएगी तो होल आबादी बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, बराबर में बढ़ेगी, थोड़ा सा ऊंचा नीचा होना संभव है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि सबसे अधिक पलायन इसी जात में हुआ है, यही कामगार जात में, इसलिए कि इस लोहार के जो भी काम करते थे लोग, उसमें मशीनीकरण ज्यादा हुआ है और उसमें दूसरी जातियों के लोगों की एंट्री हुई है। आज आप किसी भी कारखाने में जाकर के वेल्डर में आपको लोहार नहीं मिलेगा, दूसरी जातियों के लोग मिलेंगे। लोहार गर्म काम में ही कन्फाइंड है और कुछ दूसरे तरह के कार्यों में तो सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। और उस समय से 3 बंटवारा बिहार में झेला है। 2012 में आपका बंगाल अलग हो गया और ये 31 का है। उसके बाद आपका उड़ीसा अलग हुआ है, अभी फिर आपका झारखंड अलग हुआ है। और झारखंड अलग हुआ है तो जरा सुन लीजिए पहले, झारखंड अलग होने में, झारखंड में ही कल कारखाने हैं सब, तो यहाँ का लोहार तो गया वहाँ जाके बस गया, जो अपना वोटर कार्ड वहाँ बना लिया, आधार कार्ड वहाँ बना लिया, उसकी गिनती यहाँ कहाँ से होगी साहब। तो कैसे नहीं घटेगा आपका आबादी, हर हाल में घटना है टेक्निकली, आप सोचिए ना। हाँ ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं कराया और मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि सबकी गिनती हो गई है। मैंने पहले भी बताया था, ग्रुपों में भी लिखा था, पिछली बार आपके ऐसी में भी बताया था कि जनवरी 23 में सबके घर गिने गए थे और उसमें मुखिया का नाम, घर के मुखिया का नाम और घर में कुल कितने सदस्य हैं यह लिख लिया गया था। तो कैसे छूट गए आप साहब। इसलिए ये लोग आप बरगलाए नहीं, 40 लाख किसी हाल में नहीं है। नहीं तो मेरा चैलेंज है कि 40 लाख साबित करके दिखाओ, साबित करके, कहाँ से दिखा दोगे 40 लाख। वैसे होता है जी, जब आप इस तरह के तर्क देते हैं, तथ्य पेश करते हैं,
तो बहुत सारे जो गुट है, संगठन है, मंच है, उनके लोग हैं, तब आप पर ये आरोप लगाते हैं कि अरुण जी जदयू के अघोषित प्रवक्ता है। इस पे क्या मैं कहें? किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, किसी पार्टी का कोई सदस्य मैं नहीं हूँ। आप जी। जाकर के जदयू का, बीजेपी का जाके प्राथमिक सदस्यता का जो उनके यहाँ रिकॉर्ड होगा उसमें चेक करवा लीजिए अरुण कुमार शर्मा का नाम है कि नहीं, मैंने कहा कि नहीं अघोषित है, मैंने कहा अघोषित प्रवक्ता। भैया तो कोई क्या, मुझे पीछे से कुछ पैसे क्या मिल रहे हैं किसी से, किसी पार्टी से? जी जी, मैं चलिए। जो सच्चाई है लोहार समाज का मैं पढ़ता जी। हूँ। जी मैं जो कुछ भी जानकारी देता हूँ उसके जी। जगह मेरा वर्किंग होता है, मेरा वर्कआउट होता है। मैं उन जी। चीजों के लिए पढ़ाई करता हूँ, उन चीजों के लिए सचिवालय कभी जाता हूँ, कभी दिल्ली जाता हूँ, विभिन्न जी। यहाँ जो संस्थाएं हैं उनसे संपर्क करता हूँ, वहां से सारा डेटा कलेक्शन मैं करता हूँ और मैं उसके आधार पे, मैं तो पहले से कह रहा था कोई कोर्ट नया नहीं मिलेगा। ये लोग जबरदस्ती कह रहे थे कि नहीं सरकार के यहाँ भी गए, उसके बाद दो को कोर्ट में केस कर दिए, क्या हुआ? ढक के 3 बात हुआ। तो वही जो अरुण शर्मा ने कहा, जी, मैंने साफ कह दिया था कि कोई नया कोर्ट नहीं मिलेगा और आपको हर हाल में कोर्ट। और मेरे ही कहने पे और मेरे जो साथी कुछ लोग जिन्होंने हमारे इस वक्तव्य पर साथ दिया, उनके ही कहने पर 8 लाख गिनती आया है जी, वरना ये लोग तो 0 पहुंचाया था। और फिर क्या समझता है कि ये 500 करोड़ सरकार फिर खर्च करके आपको गिन लगी? जी। सवाल ही नहीं उठता है जी। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर अरुण शर्मा जी और उनके जैसे और भी जो लोग हैं इस जनगणना जातीय गणना करवाने के पक्ष में है, अगर वो इस तरह का नैरेटिव नहीं फैलाते हैं, एक वहम नहीं फैलाते हैं, तो शायद पूरी जो लोहार जाति है वो इसका बहिष्कार कर पाती और तब हमें आगे की लड़ाई हमारे लिए क्या जाने वाला था। जा तो आपका रहा। आज के डेट में अभी याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप डिटेल्ड जनगणना निकाल दीजिए। मैं समझता हूँ कि सरकार जो है कि काम भी कर रही होगी इस मुद्दे पर, और जब ये आंकड़े आएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। तो सरकार तो उसमें ऑलरेडी कोर्ट में भी कह चुकी है कि वी आर वर्किंग अपॉन दिस। जी। तो वो तो आना ही आना है भाई, आज आए कल आए, समय जो लगे आना है जी। आपको पक्का भरोसा है? नहीं है जी जी, बिल्कुल। उस दिन समझ में आ जाएगा जी। तो उस दिन आप क्या कैसे अपने आप को आप में प्रस्तुत कीजिएगा और फेस कर पाइएगा। आप अगर अपनी पूरी गिनती ढंग से तरीके से करवा चुके होते जी, और उस समय जब आपका बाइफर्केशन होता तो आप ऑटोमेटिकली आपका पक्ष मजबूत होता। जी। संतोष जी, आप लोहार समाज के एक सदस्य हैं, उस नाते ही आपसे पूछना चाहूंगा, समाज के सदस्य होने के नाते ही मैं जानना चाहूंगा कि 24 फरवरी को प्रस्तावित लोहार रैली को सफल व सशक्त बनाए जाने के लिए आपके क्या सुझाव होंगे? देखिए, इसमें है क्या कि समस्या को बढ़िया से एड्रेस कीजिए कि समाज का समस्या क्या है जी, और उसको इस तरह से उसका निदान करेंगे। ये स्पष्ट मैसेज दिया जाना चाहिए। आयोजक को अभी ही बताना चाहिए लोगों को कि आइए हम इसमें आपको ये बताएंगे। लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इनको एक राजनीतिक मंच के रूप में बनाया जा रहा है, तो जब राजनीतिक मंच होगा तो फिर वहाँ पे राजनीति की बात होगी, समाज की बात नहीं होगी। जी जी, तो ये मतलब नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए था ये मंच, ये रैली जो हुआ। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बात है कि जो समस्या है जी, उस समस्या का उसका समाधान कैसे हम करेंगे, इसके ऊपर काम होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अपना मानना है जी, कि समस्या भारत सरकार के द्वारा बनाया गया 48/2006 है जी, जिससे ट्रांसलेशन चेंज कर दिया। जी, से हमारा ट्रांसलेशन चेंज हो गया। जी जी, उसके प्रभाव को खत्म करना है जी, और इसका समाधान यही है कि माननीय मुख्यमंत्री ही इसका समाधान बता सकते हैं, दूसरा किसी के पास इसका समाधान नहीं है। तो बिहार के मुख्यमंत्री से ही हम लोग को ये रिक्वेस्ट करना होगा
कि आप ही इसका समाधान कीजिए, आप ही हमको इसका सुझाव दीजिए कि कैसे ही समाधान होगा। जी जी, चलिए। हाँ अरुण जी। जो इसमें सुझाव देना चाहिए, वैसे तो इसमें सारे लोग बहुत ही माननीय और दिग्गज लोग हैं, बहुत अच्छे विचारों वाले लोग हैं। संभवतः मेरे सुझाव की आवश्यकता उनको है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समाज हित में यह जरूर कहूंगा कि पहले केंद्र सरकार तक हमारी सीधी पहुंच नहीं थी जी, और इस कारण हम लोगों को थोड़ी परेशानी ज्यादा हो रही थी जी। लेकिन आज के डेट में चूंकि पुनः एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, तो मुख्यमंत्री ही इसके सबसे बेहतर जो है कि सूत्रधार हो सकते हैं। जी, उन्होंने मौका भी दिया था, लेकिन उस मौके को हम लोग चूक गए, उसका अफसोस तो जीवन भर रहेगा। लेकिन पुनः एक बार उसी स्रोत के द्वारा यह कार्य संपन्न होता हुआ दिखता है और वैसे ही हो पाएगा। दूसरा और कुछ भी उपाय नहीं है, इसलिए कि देखिए इस मामले में आर्टिकल 342 स्पष्ट कहता है कि जाति की पहचान करने का कार्य जो है वो राज्य सरकार का होता है और उसको सर्टिफाई केंद्र सरकार करती है और फिर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार भी राज्य के पास होता है। जी जी। तो जो समस्या उत्पन्न हुई थी 2022 में, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया मामले को, वह निश्चित रूप से बिहार सरकार के संज्ञान में है। बिहार सरकार से हम अगर उन बिंदुओं पर बात करके और उनसे पुनः इस पर काम करने के लिए हम आग्रह कर सकें, ऐसा अप्रोच अगर हो तभी यह आगे बढ़ सकेगा। और चूंकि केंद्र में सरकार अब उनके ही समर्थन वाले का है, तो इसमें सफलता भी मिलनी चाहिए। इसमें कोई राग द्वेष करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, परेशानी भी होती है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इन लोगों ने जो, देखिए जनगणना वाली अब बात मत कीजिए, वो पन्ना अब बंद हो चुका है, उस पर अब चर्चा करना भी मूर्खता होगी। कोई नहीं, जो होना था हो चुका। सरकार हमेशा आपके साथ में रही है, इसलिए कोई उसमें टेंशन की बात नहीं है। आपको आराम से सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसलिए जनगणना के मुद्दे को तो अब खत्म कर देना चाहिए। और जो एक केस पड़ा हुआ है उसको भी इन लोगों को कायदे से वापस ले लेना चाहिए था, जिससे सरकार भी टेंशन फ्री हो जाती। यहाँ इस मुद्दे पर सरकार को आप पूरा समर्थन नहीं देंगे तो सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होगी? आप कम्युनिस्टों के तरीके से आप यह कहेंगे कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, ऐसा कहने से नहीं चलेगा। आपको यह कहना होगा कि सर हम आपके साथ में हैं और कृपया मेरा ख्याल आपको रखना है, आप हमारी परेशानी को दूर कीजिए। तो निश्चित रूप से सरकार उन चीजों को बताएगी, उसका काम है उन चीजों को डिफाइन करके उन चीजों को केंद्र सरकार के नजर में लाना और वह बता करके वहां से इस काम को निपटारा करवाना। सरकार आपके पक्ष में थी तभी 5 साल तक आपको मिला, वरना केंद्र सरकार ने तो 2016 में ही नवंबर में पहला पत्र भेज दिया था एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कृपा से। उसी समय कह दिया था कि आप इस सुविधा को वापस लीजिए, लेकिन सरकार फिर भी अपनी इच्छा शक्ति के तहत आपको 5 साल तक सुविधा देते रही, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट के केस के मामले में मैं जरा बेतिया और मोतिहारी जो कि चंपारण का हिस्सा है, वहाँ के जो लोग समाज सेवी हैं, मैं उनके सामने प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ कि 2 साल से हम मुद्दा वहाँ पे चल रहा था, आप लोग इसको सामाजिक रूप से क्यों नहीं सॉल्व कर पाए थे भाई? यह वहाँ के लोगों की यह जिम्मेवारी थी। केवल नेता बनना चाहिएगा, उससे नहीं होगा। आपको धरती पर उतर करके अगर आप सामाजिक स्थिति में रहना चाहते हैं तो आपको धरती पर उतर करके उन चीजों का निराकरण करना होगा।
आज हमारे समाज के लोगों ने अगर इस परेशानी का हल वहाँ धरती पर निकाल दिया होता, उन दोनों के बीच में कंप्रोमाइज करा दिया होता, तो आज हमारे बच्चे एडमिशन भी लेते रहते, नौकरी भी लेते रहते और एसटी का सुविधा बरकरार रहता अभी भी। जी, लेकिन स्थानीय नेताओं और नेतृत्वकर्ताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोई इसमें दिलचस्पी नहीं ली। कोई दिलचस्पी नहीं। इन लोगों को बस चिंता है कि कैसू एमएलसी और एमएलए और एमपी का टिकट मिल जाए बस। वोट कैसे मिलेगा पता नहीं। पार्टी अगर इन लोग कोई जो स्टैंडर्ड पार्टी है जी, वो अगर इनको चुनाव में टिकट ना दे तो अपने बूते पे ये कितना वोट ले आएंगे, यह चीज को पूरा करना हो तो आ ही रहा है चुनाव, खड़ा होकर देख ले लोग। जीतने के लिए आपको किसी एक बड़ी पार्टी का हिस्सा बनना जरूरी होता है। वहाँ पार्टी के तहत आप खड़ा होइएगा तभी आप जीत सकते हैं, या फिर आपका खुद का अपना कद इतना बड़ा हो कि आप वहाँ पर किसी भी सम्मानजनक तरीके से हो, चाहे जिस तरीके से हो, आप सम्मानित व्यक्ति हो उस क्षेत्र के, कि आप निर्दलीय जीत जाइएगा, जिसकी संभावना तत्काल तो हमको अपने समाज में कोई ऐसा दिखता नहीं। बनाना चाहिए लोगों को अपना जगह। लोग राजनीतिक रैली कर रहे हैं, शुभकामना है। अपने आप को विभिन्न पार्टियों के दरवाजे पर प्रस्तुत कीजिए, यहाँ दिखा करके सबको कहिएगा कि भाई हम ही इसके ऑर्गेनाइजर थे। क्या दिक्कत है भाई? प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने दल में जाके कहने कि हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ था सर, फलाना आदमी को तो हम मुखौटा में रखे हुए थे दिखाने के लिए, असली पीछे से बैकग्राउंड में हम ही थे। जी। इन लोगों की राजनीतिक रैली की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सामाजिक काम इनके बस का नहीं है। ये लोग लोहार का मुद्दा छोड़ दें तो लोहार का कल्याण हो जाए। मैं इनमें से एक एक व्यक्ति को कह रहा हूँ, इनमें से किसी के बूते नहीं है, कोई से नहीं होने वाला है। अगर होने वाला होता तो ये लोग अब तक कहीं कोई एक लकीर खींच चुके होते, जो इन्होंने आज तक पिछले 8 साल में नहीं किया। 8 साल हो गया था अब। 8 साल हो गए। 2016 से आने वाले 4 महीने के बाद इस बात का, 5 महीने के बाद इस बात का 8 साल हो जाएगा। ऐसा भी होगा कि फिर अब जो लोहार जो जनमानस है, जो समाज है, फिर उनकी जो उम्मीद जो है वो अरुण शर्मा पे शायद टिक जाए। सर देखिए, मुझे जो करना है, मैं जो कर पाता हूँ जी, मैं वह प्रयास हमेशा करता रहता हूँ जी। ईश्वर करे कि हमारे साथ लोग जुड़े और जिन लोगों के माध्यम से यह होना है, मैं इसका मुख्य सूत्रधार नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, लेकिन हाँ, मैं एक दिशा निर्देशक के रूप में हमेशा उपलब्ध हूँ। हमारा प्रयास हमेशा है कि यह एक सही रास्ता निकले और यह कार्य संपन्न हो, और निश्चित रूप से आने वाले महीनों में हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम तय करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपकी कोशिश रंग लाए। तो क्या लोहार अधिकार रैली एसटी आरक्षण की पुनर्बहाली की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी? क्या अब यहां से कोई रास्ता निकलेगा? हम समाज को इस रैली के माध्यम से एकजुट कर पाएंगे, साथ ही एक स्पष्ट और ठोस संदेश अपने अधिकारों को लेकर सरकारों तक पहुंचा पाएंगे, या फिर सब कुछ कई बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी यह कार्यक्रम, यह आंदोलन, यह रैली महज राजनीतिक पैंतरेबाजी, खोखली रणनीति और अपनी अपनी क्षुद्र व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने का अखाड़ा बनकर ही रह जाएगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। सबसे बड़ा सवाल। तो हमारे पॉडकास्ट लोहार आजकल की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोहार समाज का धन्यवाद और विलेज लाइन का धन्यवाद, जो लोहार समाज तक इस बात को पहुंचाने के लिए आप मेहनत करते हैं। इसके लिए आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और धन्यवाद विदुष जी।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद। यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें विलेजलाइन 24x7 पर अभी मेल कीजिए। हम फिर मिलेंगे हमारी पॉडकास्ट लोहार आजकल की अगली कड़ी में कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट।